हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का आगाज़ एकेडमी पर स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको जो यूजीसी नेट का जो दिसंबर 2010 का पेपर है वो मैं आज आपको करवा रही हूँ। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दे, चाहे आप नेट का दे, एस्टेट दे, सीटेट दें, आपको प्रीवियस पेपर निकालने चाहिए। अगर आप प्रीवियस पेपर को नहीं देखोगे तो आपको आगे आने वाले पेपर का अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं सारे के सारे ये करवाने आपको ज़रूरी है, जो अभी हम लोग करेंगे। तो देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है, आप सभी को पता है कि 50 जो प्रश्न है वो आते हैं एमसीक्यूज़। तो देखो, पहला इसका प्रश्न क्या है, अब लो नसानी अब न नसे हूँ। तो इस पंक्ति के बारे में पूछा गया है कि ये पंक्ति है किसकी। अब लो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हूँ। तो ये पंक्ति तुलसीदास जी की है। और तुलसीदास जी की जो किताब है, जो इनकी लिखी हुई रचना है, वो कौन सी, विनय पत्रिका। ये विनय पत्रिका में से ली गई है। जो तुलसीदास जी ने जो ये पंक्ति लिखी, ये विनय पत्रिका में से ली गई है। और इसका अर्थ ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं अब लो नसानी, कि अब तक जो भी मैंने अपने जीवन के अंदर नष्ट किया, ठीक है ना, जो भी मैंने अपने जीवन के अंदर जो बिगाड़ा, अब न नशे हो, मैं अब नहीं बिगाड़ूंगा। भी पहले जो बिगड़ चुका, कहते हैं ना कि पहले जो गलती हो चुकी सो हो चुकी, लेकिन अब मुझे भगवान राम मिल गए हैं, राम की कृपा मिल गई है। और भगवान राम की कृपा से जो अंधकार की रात्रि है वो समाप्त हो गई। अब मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर नंबर 1 आ जाएगा। देखो, हर एक कवि की कुछ ना कुछ जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हुआ करती है, ठीक है ना। जैसे सूरदास जी की मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मीराबाई की, है ना, मीराबाई की भी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है। और कबीरदास जी की भी महत्वपूर्ण, कबीरदास जी की तो बहुत सारी हैं, ठीक है, कबीरदास जी को तो बहुत सारी पंक्तियां हैं। तो आपको जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक तो प्रश्न एग्जाम के अंदर हमेशा यूजीसी के अंदर पूछा जाता है। अगला हमारा इसके अंदर है कि राउल वेल किसकी रचना है। तो जो राउल वेल है, ये रोड़ा कवि आएगा, वैसे रोड नहीं होता, रोड़ा कवि होता है। यहाँ पर ये मिसिंग है, ये गलती है। तो जो राउल वेल है वो रोड़ा कवि की रचना है। किसकी रचना है, रोड़ा कवि की रचना है। ठीक है, ना तो स्वयंभू की है ना चंद्रबरदाई की, तो आपको पता है पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, फिर देखिए अगला इसके अंदर हमारा जो, एक मिनट, इसका जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रचनाएं हैं, एक तो दी गई है रामचरितमानस, ये तो तुलसीदास जी की है और ये अवधी भाषा की ही रचना है। ठीक है, और जो पद्मावत है वो भी ठेठ अवधि में लिखी गई है। पद्मावत किसकी रचना है, जायसी की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। चंदायन किसकी है, मुल्ला दाऊद की है। तो जो विनय पत्रिका है ये तुलसीदास जी की रचना है और किसके अंदर लिखी गई है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। जो तुलसीदास जी की जो विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा के अंदर लिखी गई एक रचना है। तो ये जो बाकी है ये तीनों अवधि में है, और जो विनय पत्रिका है ये केवल ब्रज भाषा में लिखी गई है। फिर देखिए, उद्धव शतक किसकी कृति है। जो उद्धव शतक रचना है इसके बारे में पूछा गया है कि ये किसकी कृति है, सत्यनारायण कविरत्न की या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, नहीं भाई, नाथूराम शर्मा शंकर की भी नहीं है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये रचना है। ठीक है ना, उद्धव शतक किसकी कृति है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये रचना है उद्धव शतक। आपको जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो सारी याद होनी चाहिए भाई। नेट का पेपर है, हाई लेवल का पेपर है इसके अंदर, तो आपको ये जो बातें हैं ना, जो मेन जो है, वैसे देखो एग्जाम के अंदर ज़्यादातर जो मेन रचनाएं वही पूछी जाती है, चाहे एग्जाम कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, एक मिनट थोड़ा सा इसको सेट कर दूं मैं, जस्ट मिनट रुकिए भाई। हाँ जी, अब दिक्कत नहीं आएगी। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। कौन सी रचना केशव दास की नहीं है, तो रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम या रसिक प्रिया। ठीक है, तो इसकी कौन सी रचना बताओ, कौन सी नहीं है यहाँ पर। तो रामचंद्रिका है केशव दास की, बिल्कुल है जी। रामचंद्रिका तो केशव ने लिखी थी, जिसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है।
रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। जो कवि प्रिया है ये भी किसकी है? ये भी केशव की है। कवि प्रिया जो है ये भी केशव की है, रसिक प्रिया भी केशव की है, ठीक है। और लेकिन जो ललित ललाम है ये केशव की नहीं है। ललित जो ललाम है ये मतीराम की रचना है। ये किसकी रचना है भाई? ये मतीराम की रचना है, ललित ललाम, ये केशव की नहीं है, ठीक है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? ये कह रहा है कि जो निराला ने राम की शक्ति पूजा जो लिखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात हो रही है, उसका आधार ग्रंथ कौन सा है? कंबन रामायण, कृतिवास रामायण, रामचरितमानस या रामचंद्रिका? तो जो निराला ने ये जो लिखी थी राम की शक्ति पूजा, ये कृतिवासी रामायण के ऊपर आधारित है। ये किसके ऊपर आधारित है? कृतिवास रामायण के ऊपर ये क्या है? आधारित है। याद रखिएगा कि राम की शक्ति पूजा का आधार क्या है? कृतिवास रामायण है। अब देखिए आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? सॉरी, आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। लिखी कब गई थी? 1965 में। कब लिखी गई थी ये? 1965 में ये लिखी गई थी, ठीक है। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की है और ये 1965 के अंदर ये लिखी गई थी। फिर देखिए अगला है हमारा प्रश्न कि इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है, ठीक है। ये कहता है कि जो नई कहानी है, जो नई कहानी आंदोलन चला था ना, नई कहानी, समकालीन कहानी, ए कहानी, तो नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन सा नहीं है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश या ज्ञान रंजन? तो इसमें से हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा जी ज्ञान रंजन। जो ज्ञान रंजन है ये ए कहानी से संबंधित थे। ये किससे संबंधित है भाई? ए कहानी से। जो नई कहानी आंदोलन चला था, जो नई कहानी आंदोलन चला था, कब चला था? 1956-57 में। कब चला था भाई? 1956 में, 57 में। तो उस समय इसके प्रारंभकर्ता कौन थे? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश। ज्ञान रंजन नहीं थे। ज्ञान रंजन ए कहानी आंदोलन के जो है प्रारंभ करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, देखो इन बातों को थोड़ी ट्रिकी वे में याद कर लिया करो कि जो नई कहानी जो लिखी थी वो कमलेश्वर ने लिखी थी राजेंद्र यादव और मोहन की सहायता से। थोड़ा सा ट्रिक बना लिया करो कि नई कहानी जो लिखी थी वो कमलेश्वर ने लिखी थी राजेंद्र और मोहन की सहायता से, और जो ज्ञान रंजन ए कहानी, ठीक है ना, तो मतलब ए कहानी ज्ञान, जो ज्ञान वो सुनाया गया, जो ए कहानी जो कहानी नहीं था, नया ज्ञान कहानी में नहीं सुनाया गया, ए कहानी हो गया। थोड़ी सी ट्रिक बनाना सीखोगे तो बात बन जाएगी। मैं बोरी शाइल्ला किसकी रचना है? अनामिका की, महुआ मांझी की, मैत्रेयी पुष्पा की या चित्रा मुदगल की? ठीक है, तो मैं बोरी शाइल्ला जो है ये रचना है जी, हाँ महुआ मांझी की है भाई। मैं बोरी शाइल्ला रचना किसकी है? महुआ मांझी की है। अनामिका की नहीं है, मैत्रेयी पुष्पा की नहीं है, चित्रा मुदगल की नहीं है। ये जो सारी की सारी हैं, ये चारों की चार ये महिला जो है कथाकार है, ठीक है ना, ये महिला जो है कथाकार है। आपको जब आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो कुछ एक महिला ऐसी थी जिन्होंने उपन्यास लिखा, कुछ एक महिलाओं ने कहानी लिखी, कुछ एक महिलाएं ऐसी थी जो निबंध लेखन किया करती थी, आपको इनके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई जो महिला कहानीकार, कथाकार, उपन्यासकार का एक प्रश्न यूजीसी नेट में आता है। तो मैं बोरी शाइल्ला महुआ मांझी की रचना है, ठीक है। निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है? देखो यहां से बड़ा आसान सा प्रश्न है, अगर आप यहां पर थोड़ा सा ट्रिक लगाओ तो। मेरी आत्म कहानी, तो आत्मकथा होनी चाहिए। मेरी असफलताएं, ये भी आत्मकथा है, ये भी क्या है? ये भी आत्मकथा है। और मेरी जीवन यात्रा, ये भी आत्मकथा है। लेकिन जो माटी की मूर्तें हैं, जो क्या है? माटी की मूर्तें हैं, ये आत्मकथा नहीं है। ये क्या है? ये भाई यात्रा वृत्तांत है। ये क्या है? ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। यात्रा वृत्तांत यानी कि अपने यात्रा के दौरान, अपनी यात्रा से आने के बाद या उसके बीच में जो लिखता है। और ये लिखा किसने? राम वृक्ष बेनीपुरी ने।
ये लिखा किसने? माटी की मूर्तें, राम वृक्ष बेनीपुरी ने। ठीक है, अब देखो जो मेरी आत्म कहानी है ये श्याम सुंदर दास की है। ये किसकी है? श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है, क्योंकि घुमक्कड़ शास्त्र के जो प्रवक्ता है वो राहुल सांकृत्यायन को माना जाता है। और इनकी बहुत सारी है, मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, इस तरह से इनकी बहुत सारी हैं। तो मेरी जीवन यात्रा किसकी है? राहुल जी की है, राहुल सांकृत्यायन की। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की है। लेकिन जो माटी की मूर्तें हैं वो एक यात्रा वृतांत है जो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा था। ठीक है ना, जो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा था। चलिए जी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका निबंध है? कह रहा है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका निबंध है? तो विद्यानिवास मिश्र का, कुबेरनाथ राय का, है ना, किसका है? तो ये पहला ही आंसर आ गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये विद्यानिवास मिश्र ने लिखा था। और कब लिखा था? 1974 में। कब लिखा था भाई? 1974 में। देखो, आपको जो रचनाएं हैं उनको आपको याद होनी चाहिए, उनका जो सन क्या था, तभी आप उनको कर्म में लगा सकोगे। अभी जो स्टार्टिंग के अंदर जो 20 प्रश्न जो है ना वो तो डायरेक्ट आ रहे हैं, है ना, सीधा पूछ रहे हैं कि बताओ ये रचना किसकी है और ये निबंध किसका है। लेकिन बाद में जो क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे वो प्रश्न कैसे होंगे? मिलान करने वाले, उनको कर्म में लगाने वाले। ठीक है, तो वो प्रश्न आगे आएंगे। जो यूजीसी नेट के अंदर प्रश्नों का जो स्ट्रक्चर है ना, जो ढांचा है वो फिक्स है, आपको उसी के अनुसार अपनी तैयारी करनी है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है और 1974 में विद्यानिवास मिश्र ने ये लिखी थी। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? जो मार्क्सवाद की बात हो रही है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह। तो ये कौन नहीं है भाई? मार्क्सवादी। हाँ, नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है भाई। जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं वो मार्क्सवादी समालोचक नहीं है। क्लियर बात? वो मार्क्सवादी समालोचक नहीं है। कौन? नंद दुलारे वाजपेयी जी। ठीक है, बाकी शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, इन सभी ने मार्क्सवादी ये समालोचक रहे हैं सारे के सारे। कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा के द्वारा नहीं लिखा हुआ? क्या कह रहा है कि कौन सा नाटक है जो सुरेंद्र वर्मा का नहीं लिखा हुआ? छोटे सैयद, बड़े सैयद, ये वाला, या फिर द्रौपदी, बादशाह गुलाम बेगम और या सेतुबंद। तो देखो भाई, छोटे सैयद, बड़े सैयद, ये तो सुरेंद्र वर्मा का है। द्रौपदी भी सुरेंद्र वर्मा का है, सेतुबंद भी सुरेंद्र वर्मा का है। कौन सा नहीं है? बादशाह गुलाम बेगम। कौन सा नहीं है? बादशाह गुलाम बेगम। ये किसकी रचना है? फिर आप कहोगे मैडम जी फिर ये किसकी रचना है? ये गिरिराज किशोर की रचना है। ये किसकी रचना है भाई? गिरिराज किशोर की ये रचना है। कौन सी? बादशाह गुलाम बेगम। यानी कि तीनों के नाम लिए जो कि ताश के अंदर होते हैं, बादशाह होता है, गुलाम होता है और बेगम। तो गिरिराज किशोर क्या करते थे? आप कैसे याद करोगे? गिरिराज किशोर जो है ताश खेलने के बड़े शौकीन थे और वो बादशाह, गुलाम और बेगम सभी की चालें चल लेते थे। कौन? गिरिराज किशोर। कौन? गिरिराज किशोर। ठीक है, गिरिराज किशोर, बादशाह गुलाम बेगम इनकी रचना है और इनका ये नाटक है जो 1979 में लिखा गया था। ठीक है ना, जो कब लिखा गया था? 1979 में लिखा गया था। ठीक है ना, कहता है कि कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? बादशाह गुलाम बेगम गिरिराज किशोर की रचना है और ये नाटक है जो 1979 के अंदर लिखा गया था। अब देखिए इसके बाद, अरे यायावर रहेगा याद। ये कहता है कि अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्त है? ये इसने बता दिया कि ये यात्रा वृत्त है। ठीक है ना, क्या है ये? यात्रा वृत्त है। तो ये किसका है भाई? ये है जी जो अगे का, ये है अगे का। अगे कौन? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे। ये अगे की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, तो अगे का ये यात्रा वृत्तांत है और रामवृक्ष बेनीपुरी का नहीं आएगा यहाँ पर, ना ही राहुल सांकृत्यायन है, ना ही यशपाल है। आगे यहाँ पर आंसर आ जाएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? क्या कहता है
कि इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन सी रचना महाकाव्य है, कौन सी रचना खंड काव्य है, कौन सी प्रबंध काव्य है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको जो है ये जो आपको एक हिंट है आगे बढ़ने के लिए कि आप किस तरह से तैयारी करोगे। कौन सा महाकाव्य नहीं है? साकेत है भी महाकाव्य, हाँ जी साकेत तो है महाकाव्य। साकेत महाकाव्य किसका लिखा हुआ है? मैथिली क्षण गुप्त का। साकेत किसको बोलते हैं? अयोध्या नगरी को बोलते हैं। और साकेत में किस बात का वर्णन है? इसमें वर्णन है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का वर्णन है। ठीक है, साकेत किसका है? फिर से सुनो, साकेत मैथिली क्षण गुप्त का है। साकेत बोलते हैं अयोध्या नगरी को, और इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का वर्णन है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, जिसके अंदर जो है मनु का और श्रद्धा का वर्णन है। कामायनी के अंदर प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का लिखा हुआ है। प्रिय प्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का लिखा हुआ है। और जो ये महाप्रस्थान है ये महाकाव्य नहीं है। जो महाप्रस्थान है ये एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है। बल्कि ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रबंध काव्य है जो किसका लिखा हुआ है? रमेश मेहता का। किसका लिखा हुआ है? रमेश मेहता का। ठीक है, तो अब महाप्रस्थान एक प्रबंध काव्य है जो कि रमेश मेहता का लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, बड़ा आसान सा प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? कि काव्य शोभा करांध धर्मान अलंकार पचक्षते, ये किसकी उक्ति है? ये उक्ति बहुत बार आती है एग्जाम के अंदर, इसको थोड़ा ध्यान में करना। ये एसटेट के अंदर भी आती है, पीजीटी टीजीटी के अंदर, और ये नेट के अंदर भी पूछी जा चुकी है 2010 के अंदर। ठीक है, ये 2010 का आपका पेपर है। तो ये किसकी उक्ति है? दंडी की है। हाँ जी, दंडी की है, बिल्कुल है जी। ठीक है ना, ये जो कथन है ये क्या है? ये दंडी का है कि काव्य की शोभा है ना, और उनके जो धर्म को बढ़ाने वाले अलंकार होते हैं, तो ये दंडी की उक्ति है। ये भामह की, भरत मुनि की, रुद्रट की नहीं है। तो आपको जो है मेन जो ये इस तरह से जो उक्ति है वो आपको याद में करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये कह रहे ज्ञान की आंधी आ गई। ज्ञान की क्या आ गई? आंधी आ गई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर रूपक अलंकार है भाई। इसके अंदर क्या है? रूपक अलंकार है, क्योंकि आंधी को जो है ज्ञान की आंधी है ना, ज्ञान की आंधी, ज्ञान के ऊपर आंधी का क्या किया गया है? आरोपण किया गया है, सीधा सीधा अभेद आरोपण है। ज्ञान की आंधी सीधा बोल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार यहाँ पर बनता है। फिर देखिए, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ये कहता है कि साहित्यिक अपभ्रंश को, जो साहित्य के अंदर जो अपभ्रंश का यूज हो रहा है, इसको पुरानी हिंदी किसने कहा? तो इसको कहा जी रामचंद्र शुक्ल ने। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, और उत्तर अपभ्रंश, एक उत्तर भी अपभ्रंश भी थी जो उत्तर में बोली जाती थी, जो उत्तर अपभ्रंश है, इसको पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये दोनों जो प्रश्न है वो याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, साहित्यिक अपभ्रंश को, जो साहित्य के अंदर जो अपभ्रंश यूज हो रही थी, इसको पुरानी हिंदी कौन कहते हैं? देखो, वैसे भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा थी रामचंद्र शुक्ल ने। एक जो उत्तर अपभ्रंश थी, है ना, अपभ्रंश भी दो भागों में थी। उत्तर अपभ्रंश को जो है वो पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपको याद साथ साथ में हो गए। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ये कह रहा है जो ब्रज भाषा है वो कौन सी अपभ्रंश से विकसित हुई है? शोरसेनी से, मागधी से, अर्धमागधी से, या पैसाची से? तो ब्रज भाषा शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, आप कहोगे जी मैडम कैसे? तो शोरसेनी अपभ्रंश के अंदर क्या आती है? पश्चिमी हिंदी आती है। जो हमारी पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, और एक गुजराती। क्या क्या बोला मैंने? एक तो मैंने बोला कि पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, एक है राजस्थानी और एक है गुजराती। ये तीनों ही शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है। राजस्थानी में तो कितनी? 4 आती है। कौन कौन सी? मारवाड़ी और जयपुरी, मेवाती और मालवी, चारों की चारों शोरसेनी से है। और पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 आती है। हरियाणवी को बांगरू भी बोलते हैं, खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं। हरियाणवी है, खड़ी बोली है, ब्रज है, बुंदेली और कन्नौजी, और एक गुजराती। ये सारी शोरसेनी की है।
ये सारी किसकी है? शोर सैनी की है। देखो वैसे तो आप नेट के बच्चे हो और आपको अपभ्रंश के जो 7 पार्ट हैं आपको सभी को याद करने की जरूरत पड़ेगी कि पैसाची से कौन सी निकली, लहंदा से कौन सी निकली, इसमें अर्धमागधी से कौन सी निकली है, मागधी से कौन सी निकली है। लेकिन आपको शोर सैनी तो टिप्स पर याद होनी चाहिए, क्योंकि शोर सैनी के बारे में तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब की बार जो पेपर हुआ था ये ग्रुप डी का, इसमें भी आया था ये प्रश्न कि शोर सैनी का संबंध किससे नहीं है, राजस्थानी से, गुजराती से, पूर्वी या पश्चिमी हिंदी से, या एक और ऑप्शन दे दिया था। ठीक है। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? ये कहते हैं कि जो डिंगल भाषा है, डिंगल भाषा का संबंध, डिंगल से आप समझते हो, डिंगल का मतलब क्या होता है? डिंगल और पिंगल 2 प्रकार की भाषाएं थी। डिंगल और पिंगल, है ना, आदिकाल में ये दोनों भाषाएं चलती थी। तो डिंगल में क्या लिखा गया? वीर काव्य। डिंगल में क्या लिखा गया? वीर काव्य। तो फिर पिंगल में क्या लिखा साहब? पिंगल के अंदर कोमल काव्य लिखा गया। पिंगल के अंदर क्या लिखा गया भाई? कोमल काव्य लिखा गया, जो कोमल कांत पदावली है। फिर डिंगल कौन सी होती है? जो अपभ्रंश होती है ना, अपभ्रंश। अपभ्रंश के साथ कौन सी मिक्स कर ली? राजस्थानी। अपभ्रंश के साथ राजस्थानी। आप कहोगे जी मैडम याद नहीं होती, भूल जाते हैं, तो याद कैसे होगी? डिंग, यहां से ये पहला लो, डिंग, डिंग मंडी। डिंग मंडी किसके अंदर आती है? डिंग मंडी। यूं लगा लो कि डिंग मंडी के बाद राजस्थान शुरू हो जाता है। जब आप लोग सिरसा जाते हो, सिरसा जाते हो, ठीक है, सिरसा से पहले क्या आती है? डिंग मंडी आती है। जबकि सिरसा तो अपने यहाँ पे मतलब ये हरियाणा में ही है ना सिरसा तो। लेकिन आपने याद करने का तरीका बताती हूँ, ट्रिक है भाई, ट्रिक में सच झूठ नहीं देखा जाता, ट्रिक केवल याद करने का एक तरीका है। कैसे याद करोगे? कि डिंग मंडी आते ही राजस्थान की शुरुआत होने लगती है, तो अपभ्रंश के साथ राजस्थानी फिक्स है, ठीक है ना, मिक्स है, सॉरी। और जो पिंगल है, जो क्या है? पिंगल। पिंगल में अपभ्रंश के साथ, पिंगल में क्या है? अपभ्रंश के साथ क्या मिक्स है भाई? ब्रज भाषा। क्या मिक्स है? ब्रज भाषा। अपभ्रंश के साथ क्या मिक्स है? ब्रज भाषा। किसके अंदर? पिंगल के अंदर। ठीक है, याद रह जाएगा। पिंगल में, अपभ्रंश में ब्रज भाषा मिक्स है। और डिंग, डिंग मंडी के बाद जो आता है सिरसा आता है, और सिरसा से आगे आगे राजस्थानी है सारा, और क्या है। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। तो ये कहते हैं डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो अब नेचुरल सी बात है भाई, अब तो राजस्थानी से होगा, क्योंकि डिंगल में राजस्थानी आती है अपभ्रंश के साथ। ठीक है, अब देखो अगला हमारा प्रश्न है इसके अंदर क्या कि, हाँ जी, ये देखिए कि निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। भाई काल क्रम के अनुसार के मतलब कौन सी रचना पहले लिखी गई और कौन सी बाद में लिखी गई, इसके अनुसार आपने इनको क्रम में लगाना है भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है आपको, जब आप नेट की तैयारी कर रहे हो, देखो जब आप एसटेट के अंदर पीजीटी का टीजीटी का पेपर देते हो तो क्रम में लगाना नहीं आता। वहाँ तो ये है कि थोड़ी महत्वपूर्ण रचनाओं के अवसन आपको याद होना चाहिए, पर यहाँ पर थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर तो मोटी राम कहानी है ना। मोटी राम कहानी का मतलब कि आपको जो है कवि और लेखकों की जन्म, मृत्यु और उनकी रचनाओं का आपको याद करना ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है भाई। जो रामचरितमानस है ये पहले लिखा गया, ठीक है ना। क्यों लिखा गया रामचरितमानस? तुलसीदास जी जो है वो पहले आए थे। देखो रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास जी की। रामचंद्रिका केशव की है। वैदेही वनवास जो है वो हरियोध की है। और राम की शक्ति पूजा निराला की थी। तो निराला तो बाद में आते हैं। देखो थोड़ा सा ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो। निराला तो बाद में आए ना, निराला तो बाद में आए। निराला तो ये थे छायावध के कवि थे, तो ये तो बाद में आए। और तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे, तो ये पहले आए। ठीक है, अच्छा जो केशव है, केशव रीति काल के कवि हैं, तो इसका मतलब ये बाद में आ गई। 1-2 का अंदाजा लगा लो, रामचरितमानस हो गई, फिर ये रीति काल के कवि आ गए, रामचंद्रिका जो है केशव की लिखी हुई है। उसके बाद राम की शक्ति पूजा, ये तो लास्ट में ही आएगी क्योंकि निराला की थी। तो उसके हरियोध, एक क्या है हरियोध, एक मिनट ठहरो भी, वैदेही वनवास, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, वैदेही वनवास और राम की शक्ति पूजा। हाँ ठीक है, आप इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते हो, आप इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो रामचरितमानस कब लिखा गया? 1574 में। कब लिखा गया रामचरितमानस? 1574 में ये लिखा गया था। इसका तो याद ही होगा सबको। रामचंद्रिका 1601 में लिखी गई है ना। केशव तो फिर उसके कवि हो गए ना।
अच्छा, उसके बाद वैदेही वनवास, बल्कि इनको तो मेरे को डाउट है। देखो, वैदेही वनवास तो 1940 में नहीं थी, 1940 में, और राम की शक्ति पूजा 1936 में थी, है ना। ये अरियोध और निराला ये तो सेम से टाइम के हैं दोनों, तो इन्होंने उल्टा करके दे रखा है भाई, और तो कोई सेट बैठता ही नहीं। कई बार ऐसा भी सीन हो जाएगा। अब देखो, अगर हम इसको करें तो रामचंद्र का पहले नंबर पर आती है, रामचरितमानस दूसरे, ये कट गया। अच्छा, अब अगर इसको देखें तो रामचरितमानस तीसरे नंबर पर, ये भी कट गया, दूसरे नंबर पर ये भी कट गया। तो अपने को यही करना पड़ेगा, जबकि सही क्रम क्या है, राम की शक्ति पूजा पहले आना चाहिए था और वैदेही वनवास बाद में आना चाहिए था, मेरे ध्यान ख्याल से तो। क्योंकि राम की शक्ति पूजा तो भाई 1936 की है और वैदेही वनवास 1940 की है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इस तरह का भी आ जाए तो भी आपको करना आना चाहिए। प्रकाशन काल के अनुसार, मतलब प्रकाशित कब हुई थी, ठीक है ना। ये पत्रिकाएं हैं, इनका अनुक्रम बताना है कि ये कब प्रकाशित हुई थी, ये कब क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। अब देखो, आपको सरस्वती किसकी है, सरस्वती है जी इसकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कवि वचन सुधा किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हिंदी प्रदीप किसकी है, बालकृष्ण भट्ट की। और नागरी प्रचारणी जो है सभा पत्रिका जो है वो नागरी प्रचारणी सभा की थी। ठीक है, तो अब ये बताओ, सबसे पहले भारतेंदु थे इनमें तो सबसे पहले कौन सी आएगी, कवि वचन सुधा, सी आ जाएगा। भारतेंदु थे, और ये कब लिखी गई थी, ये कब निकलती थी, 1868 में। कवि वचन सुधा 1868 में। ठीक है, वैसे भारतेंदु जी हैं, उनकी जो मृत्यु है वो 1885 में हो गई थी। 1850 का जन्म है और 1885 में मृत्यु हो गई। 35 साल की छोटी सी आयु के अंदर भारतेंदु इस दुनिया से चले गए थे। ठीक है, फिर जो उसके बाद आएगी जी हिंदी प्रदीप, क्योंकि 1877 में थी, बालकृष्ण भट्ट ने ये जो है ये शुरुआत की थी 1877 में हिंदी प्रदीप है। और नागरी प्रचारणी पत्रिका ये थी जी 1896 की, ये थी 1896 की। और सरस्वती आप सबको पता है 1900 महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, फिर देखिए, काल के अनुसार रचनाकारों का सही क्रम, काल के अनुसार बताना है कि कौन सा रचनाकार पहले आया और कौन सा आया जी बाद में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आए जी लाला श्रीनिवास दास। सबसे पहले कौन आए, लाला श्रीनिवास दास। इनका कब है, 1851 है इनका जो जन्म है। प्रेमचंद, प्रेमचंद का 1880 रटा हुआ है सबको, प्रेमचंद का तो रटा हुआ है ना, 1880। अमृतलाल नागर 1916, ये कब के हैं, 1916 के। और जो कमलेश्वर है ये तो लास्ट, ये है 1932 का, ये सबसे लास्ट में थे। ठीक है, समझ में आई। लाला श्रीनिवास 1851 का जन्म है, प्रेमचंद का 80 का है, और अमृतलाल नागर का 1916 का है, और 1932 का है कमलेश्वर का। ठीक है, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताएं। देखो जी, छायावाद के चारों आ गए भाई, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद के चारों हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। लेकिन इनका जो जन्म काल है ना, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है। आपको ये जो है ना, ये जो प्रश्न है इनका जो छायावादी कवियों का, इसको तो आप पक्का पक्का रट्टा मार लो, बिल्कुल गांठ बांध लो अपने, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रसाद, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद थे भाई। सबसे पहले कौन थे, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद के बाद पंत नहीं थे, निराला थे। प्रसाद के बाद थे निराला। देखो, मैं हमेशा यूं याद करती हूँ, मेरा तरीका ये है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। लेकिन आप ऐसे याद मत करो, है ना, आप ऐसे याद करो, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, आप ऐसे याद करो। प्रसाद, निराला मिला और पंत महादेवी को, आप ऐसे याद करो। फिर ना मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिया था, मुझे ये वाला थोड़ा मुश्किल लगा, पर जब कभी जैसे मैंने जब हिंदी लिटरेचर जब तैयार किया था तो मैंने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, लेकिन निराला दूसरे नंबर पर आएगा, ऐसे सेट कर लिया था दिमाग में। तो प्रसाद का जो जन्म है वो 1890 में हुआ था। कब हुआ था, 1890 में। निराला का हुआ था 1899 में। कितने साल के बाद, 9 साल के बाद। ठीक है, और फिर एक ही साल के बाद पंत का जन्म हुआ 1900 के अंदर। और महादेवी का तो बिल्कुल रटा रटाया होगा, ये तो सबसे छोटी सी, 1907 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, 1907 में इनका जन्म हुआ है। तो प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, कैसे याद करोगे, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, आप इसको इस तरह से याद करोगे। अब देखो जी, प्रश्न नंबर है जी 25। ये कहता है, युग की दृष्टि से रचनाकारों का सही क्रम बताओ भाई। युग की दृष्टि से कि कौन सा रचनाकार कौन से युग में आया। अब ये तो आसान ही प्रश्न है मेरे ख्याल से, इस प्रश्न में तो वही देखो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना। अब आपको नहीं पता मीराबाई कब की थी, ये तो भक्ति काल की थी। चंद बरदाई कब का है, ये तो आदिकाल का है।
चंद्रबरदाई कब का है? ये आदिकाल का है। उसके बाद जो सेनापति और हरियोध आपको सबका पता है, सेनापति रीतिकाल के कवि हैं और हरियोध ये फिर बाद में आधुनिक काल के टाइम पर आए थे। तो अब लगा देंगे ना लाइन में चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई क्या है? ये तो फिर आदिकाल के कवि हो गए। ये मीराबाई संत काव्य के अंदर आती है, ठीक है ना, ये बाद में आई थी। फिर सेनापति रीतिकाल के कवि हैं और हरियोध आधुनिक काल के हैं। चार ही तो काल करने हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये लो जी, बन गई बात। कितना आसान प्रश्न बन गया ना। चीज़ों को जितना आसान करोगे आसान होती जाएंगी, और चीज़ों को जितना मुश्किल करोगे ना तो भैया मुश्किल तो अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है ना। फिर अपने आप ही मुश्किल चीज़ें होती जाएंगी। तो इनको आपको मुश्किल नहीं करना, आसान करना है चीज़ों को। समझ में आई बात? क्या कहा? चंद्रबरदाई आदिकाल के हैं, मीराबाई भक्ति काल की है, सेनापति रीतिकाल के कवि हैं और हरियोध ये आधुनिक काल के क्या हैं? कवि हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये पेपर पूरा करवा दूंगी पार्ट 2 के अंदर। अभी इसको एक बार इतना ही पढ़िए, ठीक है। तो चलिए जी, थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।